बजट। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिनेरियो, जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो होगा उसके बेसिस पे हम बजट के अलग अलग टाइप्स को अडॉप्ट करते हैं। तो वो बजट के टाइप्स क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास बजट का टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो हो गया बैलेंस्ड बजट। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया बैलेंस्ड बजट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस्ड बजट, देखो नाम से ही क्लियर है और इतने इंटेलिजेंट आप तो पढ़ पढ़ के अब हो ही गए हो। तो बैलेंस बजट मतलब एक स्टेट जिसमें आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। एलएचएस और आरएचएस बराबर होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि मतलब आपके बजट एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएंगे बजट रिसिप्ट्स के। इसका मतलब हो गया एक सिचुएशन किसकी, लिविंग जितना है उतने में ही रहो। ठीक है, एक्स्ट्रा की बात ही मत करो, जितना है उतने में ही रहो, एक्स्ट्रा की बात ही मत करो। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट सिचुएशन इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। जहां पे गवर्नमेंट किसकी बात करती है, जहां पे गवर्नमेंट बात करती है कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उतना ही खर्चा करूंगी, मतलब जितने मुझे एस्टिमेटेड रिसिट्स है उतना ही मेरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रहेगा। मतलब मैं किसी तरह की अपने ऊपर लायबिलिटी अडॉप्ट नहीं करना चाहती, किसी तरह का डेट क्रिएट नहीं करना चाहती मैं। क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो, जब आप अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे अपने रिसिप्ट से, तो भाई उसका प्रोविजन कहां से लाओगे, खर्चे ज्यादा रिसिप्ट कम, कहां से होगा, लोन लोगे आप, किसी तरह का बोरोइंग करोगे, किसी तरह का डेट क्रिएट करोगे। तो गवर्नमेंट बैलेंस बजट की सिचुएशन में यह कहती है कि हमें किसी भी तरीके की लायबिलिटी डेट क्रिएशन अपनी देश के ऊपर नहीं चाहिए। वी वांट टू लिव इन अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, वी वांट टू लिव इन अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो बजट होता है, ये बजट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, बैलेंस होना। तो बैलेंस है, तुम जितना कमा रहे हो तुम उतना ही खर्च कर रहे हो, तो मौज चलेगी, मौज बाहर होगी। तो ये तो स्टूडेंट्स इसके फायदे हो जाते हैं। लेकिन इसकी अगर मैं आपसे बात करूं कमियों की कि इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके डीमेरिट्स को देखें तो डीमेरिट्स आपको क्या लगता है क्या हो सकते हैं। देखो जब तुम्हारे पास जितना है उतने में ही रहोगे तो एक कहानी कही जाती है, लार्जर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। भाई जब तुम रिस्क लोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, जितने में हो उतने में ही रह जाओगे तो उतना ही तो रहोगे, बढ़ोगे कैसे। तो मतलब इसका डीमेरिट ये है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता। तो हम क्या लिख सकते हैं, डज नॉट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे कई बार स्टूडेंट से बात करता हूं तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे फादर बहुत इनोसेंट है, बहुत भोले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी आई लेकिन डर से कि डूब ना जाए, ये ना हो जाए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करी। आज उनके जो दोस्त है वो यहाँ है, या चाचा यहाँ है, या मामा यहाँ है। तो मतलब भाई अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, देश को बढ़ाना है, तो देश में पैसा तो लगाना पड़ेगा अपने पास से एक्स्ट्रा। भाई लोग मकान लेते हैं, जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो क्या करते हैं, उनके पास इतना होता भी नहीं तो क्या करते हैं, लोन लेते हैं ना। अब एक बात सोचो, भाई मिस्टर अंबानी है, ठीक है, मिस्टर टाटा है, ठीक है, मिस्टर मित्तल है, ठीक है, मिस्टर आदित्य बिरला ग्रुप जी हैं, तो इस केस में क्या है, ये लोग भाई इतने इतने लोन पे चल रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक विजन होता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो उस आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, तो भैया उधार ले लो। तो मतलब इस तरीके का जो बजट होगा वो किसी तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने खर्चा ही नहीं किया ग्रोथ के लिए, बस रेकरिंग जो चल रहा है उसी को चलाए जा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के बजट के और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, नॉट हेल्पफुल ड्यूरिंग
ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का समय चल रहा है, मतलब जब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो उस टाइम पे भी तो अगर बैलेंस बजट अडॉप्ट कर लोगे तो वो तो सीधा इन्फ्लेशन को और बढ़ावा देने की बात है। इसका मतलब वही हो गया आग में घी डालना, ठीक है। तो भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे तो तुम्हें क्या करने चाहिए, रिसीट्स बढ़ा लेने चाहिए, मतलब लोगों से टैक्सेस ज्यादा वसूलने चाहिए, एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, मतलब तुम्हारे को अपनी जो ये वाली साइड है, रिसीट्स वाली साइड, वो बड़ी रखनी चाहिए, ये साइड छोटी, मींस अपना सरप्लस शो करना चाहिए, लेकिन तुम बैलेंस में हो, बात नहीं बनेगी। दूसरा केस क्या है, डिफ्लेशन, जैसे कि कोविड 19 ने कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर तो कभी पैसा लगाएगा ही नहीं, ठीक है भाई। जब अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन आ जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को क्या पड़ी है, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, उसे क्या मतलब, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब है, उसे दिखाई देगा नहीं भाई कोविड 19 का टाइम है, अभी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अब उस केस में अगर तुम अपने एक्सपेंडिचर कम रखोगे तो देश को बढ़ाएगा कौन, प्राइवेट तो अपने हाथ झाड़ के जा चुका, तुम भी झाड़ लोगे तो बचेगा कौन। सो इसलिए बैलेंस बजट ठीक तो है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में काम नहीं करता, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में काम नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी इससे हम टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने का मतलब है खर्चे तो आपको वहां ज्यादा ही करने पड़ेंगे। तो पहला बजट का हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा हो गया, एक बजट जिसमें हम कहते हैं कि जहां पे हमारी बैलेंस जो एक्सपेंडिचर है और रिसीट्स है वो क्या है, बराबर। चलो जी, दूसरा कौन सा हो गया बैलेंस बजट के अलावा, दूसरा हमारे पास हो गया सरप्लस बजट, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास हो गया सरप्लस बजट। अब स्टूडेंट सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट का मतलब हो गया स्टूडेंट सरप्लस मतलब आप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो, तो सरप्लस बजट वो बजट होगा जिसमें गवर्नमेंट अपने बजट रिसीट्स मतलब जितना कमा रही है वो शो करेगी ज्यादा और कहेगी कि खर्चे इस साल हम कम करेंगे, मतलब जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स को ज्यादा शो किया जाता है जबकि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को कम शो किया जाता है। तो उस तरीके के बजट को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, उस तरीके के बजट को कहा जाता है सरप्लस बजट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सरप्लस बजट गवर्नमेंट के लिए कहां पे हेल्पफुल है, सरप्लस बजट गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल कहां पे होता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे इस तरीके का बजट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये हेल्प करता है। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ाई थी उस थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपके देश के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आता है, जब एडी ज्यादा हो जाता है एएस से, याद है पढ़ाया था ना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के अंदर, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। केवल इतना ही नहीं, एक पॉइंट मैंने बहुत एम्फेसाइज करके बोला था याद करने को, कॉरेस्पॉन्डिंग to full employment, corresponding to full employment equilibrium। स्टूडेंट्स कभी भी इसको मिस मत कर देना, इसको मिस करने का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देना, क्योंकि जब तुम यही नहीं बताओगे कि एक्चुअली इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक कहां पे हो रहा है, तब तक तुम ये कैसे बता दोगे एडी ज्यादा या कम है ना। मुझे बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी ये थी, उसके बाद भी एडी बढ़ गया। मैंने ये नहीं बताया कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, तो कैसे पता एडी बढ़ गया। हो सकता है कि जहां तुम एडी बढ़ गया कह रहे हो वहां पे देयर इज अ प्रोविजन कि तुम एम्प्लॉयमेंट को आउटपुट को बढ़ा सको। तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भैया लेबर जितनी थी इस्तेमाल हो गई, आउटपुट जितना था प्रोड्यूस कर दिया मैक्सिमम, अब नहीं हो सकता, तब भी लोग मांग रहे हैं, तब एडी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स एडी के कंपोनेंट्स याद करो, ये तो देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एडी। हमने कहा पूरी इकोनॉमिक्स में 4 ही सेक्टर है, मैं माइक्रो को उठा दूं, मैं मैक्रो को उठा दूं, कुछ भी करूं भाई, पहली क्लास से हम बात कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमिक्स 4 सेक्टर को ही पढ़ेगी, इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ेगी भी नहीं। अब वो 4 सेक्टर कौन कौन से थे, एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा दो।
ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे भी यही कहा था, और चैप्टर बिल्कुल शुरू करने पे नेशनल इनकम को तब मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये 4 सेक्टर कभी नहीं भूलने। इकोनॉमिक्स की कोई मर्जी बुक उठा लो, 11 से लेके पीएचडी तक उठा लो, कोई भी बुक उठाओगे आपको मिलेंगे ये 4 सेक्टर ही। इन्हीं 4 सेक्टर के बीच के इन्वॉल्वमेंट ही पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और मॉडल को फॉर्म करती है। और वो 4 सेक्टर स्टूडेंट कौन से हैं, बार बार आ रहा है तो अब तो याद हो ही जाना चाहिए। पहला होता है हाउस होल्ड जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा होता है फर्म, जिसका काम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर हमारी गवर्नमेंट होती है जो फंक्शनिंग पे भी करती है और कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट पे भी करती है। प्लस हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा नेट एक्सपोर्ट चलता है। तो मेजरली हमने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो किससे बनता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब देश में रहने वाले टोटल डिमांड। तो देश में 4 है लोग, तो चारों के डिमांड, चारों का खर्चा। अब हमने कहा ये एडी ज्यादा हो रहा है भाई, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। अब नाउ हाउ गवर्नमेंट कैन सॉल्व इंक्रीज एडी, ठीक है, और इंक्रीजिंग एडी विद द हेल्प ऑफ इट्स बजट। गवर्नमेंट इसको कैसे देख सकती है? देखो स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सा मैथ्स लगाओ, बिल्कुल बेसिक 5th 6th क्लास का मैथ्स लगा लो। आपको पता है कि एडी जो है वो इन चारों के समेशन से आता है, और इन चारों में एक कंपोनेंट तो गवर्नमेंट खुद भी है ना। तो अगर इसके समेशन को कम करना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये बढ़ रहा है, तो ये अगर बढ़ रहा है तो इसमें एक गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट है। भले ही तुम गवर्नमेंट के कंपोनेंट को 2 मान के चलो, आप कांस्टेंट मान के चलो, मैं अगर इसको कांस्टेंट रख भी दूं, अगर बाकी 3 बढ़ते रहेंगे तो भी तो समेशन बढ़ेगा ही ना। लेकिन वो जो कांस्टेंट लेके चल रहे थे उसी कांस्टेंट को भी कम कर दूं मैं, तो समेशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। दैट इज द आइडिया। सो गवर्नमेंट अपने बजट में क्या कर सकती है, जब एडी को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले अपने जो एक्सपेंडिचर है रिड्यूस, गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दे, पहली बात, ठीक है। एडी कुछ हद तक तो वैसे डाउन होगा। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कम होने का मतलब क्या है, सब्सिडीज कम दे, मतलब रैशनलाइज सब्सिडीज करे। क्योंकि जब भी हम अपने देश में, देखो हमारे देश के अंदर जब भी बात होगी तो लोग हमेशा गरीब 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 करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि गरीब को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अमीर को गरीब कर देना भी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं से कमाने वाले हो। सो उनको इतना तो फैसिलिटेट करो कि वो आपके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करें। ऐसा ना करो कि गरीबों को देखने के चक्कर में, समझने के चक्कर में तुमने अपने अमीरों को खो दिया तो तुम भी गरीबी हो जाओगे कि भाई टैक्सेशन नहीं आएगा तो सब्सिडी तो वैसे भी तुम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस बात को हमेशा अपने याद रखना, सस्टेन नहीं करना है गरीबी को, ठीक है, एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रमोट होना बहुत जरूरी है। तो सब्सिडीज रैशनलाइज करना शुरू करो, ठीक है, जहां जरूरत है केवल वहां दो। जरूरी नहीं है कि गरीबी के नाम पे हर किसी को सब्सिडी देते चले जाओ, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट हो, वो गरीब कमाने की आदत डाल ले, ठीक है। ओके, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर दे। साथ ही साथ में ये जो कंजम्पशन है भाई, इसका भी बहुत जरूरी है। यही तो उछल रहा है सबसे ज्यादा, हाउस होल्ड ही तो उछल के कंजम्पशन कर रहा है। इसको कम कैसे किया जाए, इसको कम करेंगे। एक कॉन्सेप्ट याद करो, उस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था किसके अंदर, नेशनल इनकम में। वो कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था जिसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, और नेशनल इनकम क्या, गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई जो गरीब है उनको सब्सिडी दो ताकि उनकी क्या बढ़ सके, डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन किससे होती है, कंजम्पशन होती है स्टूडेंट डिस्पोजेबल इनकम से, है ना। तुम्हारे पास इनकम में से क्या होता है, इनकम में से जब मैं माइनस कर देता हूं टैक्स, तो जो इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल है। क्या कहा था मैंने, 1 लाख रुपए कमाते हो, गवर्नमेंट ने कहा भैया तेरा खर्च, मौत देके पूरा 1 लाख खर्चा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, अब तो आओ, देखो साल में तू कमाता है, मान ले 1 लाख कमाता है तू साल में, उसमें से 10,000 मेरे को टैक्स देना है, उसके बाद जो बचेगा ना वो खर्च लियो। आपने क्या किया, आपने पूरे 1 लाख खर्च दिया, हमने कहा चलना देखी जाएगी, तो गवर्नमेंट भी देख ही लेगी फिर आपको। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा आपको 10,000 टैक्स देना है तो आप पूरे 1 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर सकते। आप अपनी 1 लाख की इनकम में से माइनस करोगे 10,000 रुपए, और जो रिमेनिंग आएगा आप केवल वो खर्च कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, विच इज इनकम माइनस में टैक्सेस। ये बात भी क्लियर हो गई। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट मतलब इस डिस्पोजेबल इनकम को कम कर सकती है। अब गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम को कैसे कम करेगी, डिस्पोजेबल इनकम क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और डिस्पोजेबल इनकम कम कैसे होगी, बाय इंपोजिंग टैक्सेस।
गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स रेट को बढ़ा दे। जैसे ही गवर्नमेंट उस 10,000 के टैक्सेशन की जगह गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई अब तो तू 15,000 टैक्स देगा, तो इससे आपके पास खर्च करने के लिए पैसा कितना बचेगा, 85। पहले कितना बच रहा था, 90, अब बच रहा है 85। ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी और आपके गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो सरप्लस बजट यूजफुल कहां है, जब स्टूडेंट हमारे देश में क्या रहता है, इन्फ्लेशनरी गैप रहता है। उस इन्फ्लेशनरी गैप में सरप्लस बजट सबसे ज्यादा क्या रहता है स्टूडेंट, यूजफुल रहता है। तो ये बात भी क्या है, ये बात भी समझ में आ गई। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास केस कौन सा है, थर्ड केस हमारे पास आ जाता है डेफिसिट बजट का या फिर बजटरी डेफिसिट, ठीक है ना, डेफिसिट बजट। तो ये तो इसी का उल्टा हो जाएगा। डेफिसिट बजट क्या हो गया, डेफिसिट बजट या बजटरी डेफिसिट एक सिचुएशन हो गई जहां पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो हम अपने एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा रखेंगे जबकि अपनी रिसीट्स हम कम रखेंगे। मतलब देश में खर्चे जो है हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे जबकि रिसीट्स का पार्ट कम रखेंगे। तो उस सिचुएशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को हम डेफिसिट बजट की सिचुएशन कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि डेफिसिट बजट कहां हेल्पफुल है, उल्टा पूरा है ना, तो ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी गैप, कि जब डिफ्लेशनरी गैप होगा उस डिफ्लेशनरी गैप के अंदर डेफिसिट बजट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप इसका उल्टा है, तो मतलब जब एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब कम इकोनॉमी प्रोड्यूस ज्यादा कर सकती है, एंटिसिपेट इकोनॉमी की प्रोडक्शन ज्यादा की है जबकि इकोनॉमी ने प्रोडक्शन कम किया है। तो यहां पे भी सेम बात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती थी, तो मैं वही बात बोल रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो भी मेरा जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होना है मैं उसको रेफरेंस लेकर के बात करूंगा। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, अगेन जब इन्फ्लेशन इसने किया तो डिफ्लेशन भी कौन करेगा, यही करेगा। मतलब वही एडी की इक्वेशन, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, राइट स्टूडेंट्स। डेफिसिट बजट में भी क्या होगा, वही एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अब इस केस में क्या है, अगेन वही दो चीजें, कंजम्पशन कम है, गवर्नमेंट क्या करे, इस केस को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भैया ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज ग्रांट करो अब, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ज्यादा से ज्यादा ग्रांट करो तभी तो बात बनेगी, वरना बात कैसे बनेगी। और इस केस में भी वही कंजम्पशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी किसको, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा दो ताकि क्या हो सके, वही बात हमारे पास क्या हो जाएगी, कैसे करोगे आप, बाय रिड्यूसिंग टैक्स रेट। टैक्स रेट को कम कर दो, जितना तुम टैक्स कम लोगे लोगों के पास खर्चने को पैसा ज्यादा बचेगा, जब लोगों के पास खर्चने को स्टूडेंट ज्यादा पैसा बचेगा तो आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, तो आपकी इकोनॉमी वापस से स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दीज आर द टाइप्स ऑफ बजट, ये गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक सिनेरियोज होते हैं उन इकोनॉमिक सिनेरियोज के बेसिस पे गवर्नमेंट के पास इस 3 तरीके के बजट को अडॉप्ट करने के क्या होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बात ये भी समझ में आ गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट जहां पे एक्सपेंडिचर रिसीट्स बराबर रखेंगे, सरप्लस बजट रिसीट्स ज्यादा रखेंगे एक्सपेंडिचर कम रखेंगे, डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा रखेंगे रिसीट्स कम रखेंगे। तो ये 3 सिचुएशंस हमारे पास किसकी हो गई है, ये 3 सिचुएशंस स्टूडेंट हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ बजट की। Now the question is that कि ऑफ्टनली जो इकोनॉमीज है वो कौन से बजट को अडॉप्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट बैलेंस बजट तो आप भूल जाओ, बैलेंस बजट कोई भी इकोनॉमी अडॉप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आप खुद सोचो, अगर आप बैलेंस बजट को अडॉप्ट करने की सिचुएशन की बात कर रहे हो तो एक तरीके से आप एक कंट्री को उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने से रोक रहे हो। भाई अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने से रोक दूंगा तो काम कैसे चलेगा।
मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो मेंटेन कर दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में देश तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, और अगर देश ग्रो नहीं कर पाएगा तो बात कैसे बनेगी, कहानी कैसे बनेगी। तो मतलब बैलेंस बजट ये समझ में आता है कि बैलेंस बजट तो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना ये इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता, ना इकोनॉमी को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से बचाता, ना ये इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प करता। तो ये नहीं करेंगे। सरप्लस बजट अडॉप्ट किया जाता है, ऑफ्टनली अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि जब जो हमारे डेवलप्ड देश होते हैं उन डेवलप्ड देशों के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशंस जो है काफी ज्यादा बार स्ट्राइक होती हैं, तो वो अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिसिट बजट की। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कंट्री में मैक्सिमम टाइम हम कौन से बजट को अडॉप्ट करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं डेफिसिट बजट को। मैक्सिमम कंट्रीज में मैक्सिमम टाइम हम किस बजट को अडॉप्ट करते हैं, डेफिसिट बजट को। ठीक है, क्यों अडॉप्ट करते हैं स्टूडेंट, समझो। हम एक डेवलपिंग नेशन है, अगर मैं बात करूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया एक डेवलपिंग देश है। अब क्योंकि आप एक डेवलपिंग नेशन हो तो आपके खर्चे हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि आप एक डेवलपिंग नेशन हो तो आपके खर्चे हमेशा ज्यादा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन होने का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा डेवलपिंग नेशन होने का मतलब ये हो गया दैट यू हैव मोर नंबर ऑफ पुअर हु लाइज अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशो। देखो यही याद कर लो, इंडियन इकोनॉमी में काम आएगा। द नंबर ऑफ पीपल लाइंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं एज अ टोटल पॉपुलेशन में से जितने लोग, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शन जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, दैट इज नोन एज हेड काउंट रेशो। तो जो डेवलपिंग देश होंगे या फिर अंडर डेवलप्ड देश होंगे, उन देशों में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे, कौन से, जो क्या होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास जो इनकम रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगी। तो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। चलो जी, ठीक है। दूसरी चीज, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास कौन सी क्लास के हैं, पुअर और मिडिल क्लास के, मतलब लोअर और मिडिल क्लास के, तो इसका मतलब है आपके पास आने वाले रिसिप्ट्स भी क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे। भाई रिसिप्ट्स ज्यादा कहां से आएंगे, टैक्स से। टैक्स ज्यादा से ज्यादा कहां से आएगा, जब हमारे पास ज्यादा कौन से पॉपुलेशन है, जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है रईसों की, रिच कैटेगरी ज्यादा है, तो रिच कैटेगरी जब हमारे पास ज्यादा होगी तब तो हमारे पास आ भी जाएगा। लेकिन जब मेरे पास पुअर ज्यादा है, जब मेरे पास पुअर ज्यादा है, मतलब लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मेरे पास टैक्सेशन तो वैसे ही नहीं आना, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन भी कम हो रहा है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ज्यादातर देशों में कौन से बजट को फॉलो किया जाता है, डेफिसिट बजट को फॉलो किया जाता है। गवर्नमेंट को खर्चे करना ही पड़ते हैं, क्योंकि इस तरह का बजट गवर्नमेंट को हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पॉवर्टी जैसे लोगों को जो पुअर होते हैं, जो पॉवर्टी की सिचुएशन होती है, उससे टैकल करने में डेफिसिट बजट ही हेल्प करता है। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, इसलिए अब हमें पढ़ना है डेफिसिट बजट के फर्दर पार्ट्स, कि जो बजटरी डेफिसिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, एंड आई होप आपने ये कॉपी भी कर लिया होगा।